नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने हिंदी की क्लास आरंभ कर दी है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारी कौन कौन सी बुक है, सिलेबस क्या है, भाषा और बोली के अंदर अंतर क्या है, कहानी और नाटक के तत्व क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, हमारी जो बुक है क्षितिज भाग फर्स्ट, उसका प्रथम पार्ट, पहला पार्ट है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये कहानी है बच्चों, यानी कि ये पहला पार्ट है जिसका नाम क्या है, दो बैलों की कथा। ये कहानी है साहित्य की विधा और किसके द्वारा लिखी गई है, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ हम लोग इस कहानी के जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं बच्चों। पहला जो तत्व होता है कथानक या विषय वस्तु होती है, दूसरे नंबर पर देश काल या वातावरण होता है, तीसरे नंबर पर पात्र या चरित्र चित्रण होता है, चौथे नंबर पर वेशभूषा और पांचवें नंबर पर भाषा शैली और छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो उद्देश्य होता है। जब भी कोई कहानी या नाटक का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे उसके अंदर अपन इन 6 बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। तो आज की ये जो कहानी हमारी दो बैलों की कथा, ये कहानी का कथानक क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, भाई इस कहानी का जो कथानक है या इस कहानी की जो विषय वस्तु है वह क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कहानी के अंदर यानी कि दो बैल हैं और वो जो दो बैल हैं वो सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रतीक है। यानी कि भारतीय जो लोग हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं। यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने जो संघर्ष किया था उसके प्रतीक के रूप में भी इस कहानी को देख सकते हैं कि जब जो दो बैल हैं जिनका नाम क्या है, हीरा और मोती, यानी कि झूरी काछी, यानी कि झूरी काछी जो है, इसको समझे पहले। झूरी जो काछी है इसके दो बैल हैं। कितने बैल हैं? दो बैल हैं और जिसका नाम क्या है, हीरा और मोती। जिसका नाम क्या है, हीरा और मोती। ये इनके बैलों के नाम हैं, हीरा और मोती। ये दो इन बैलों के क्या हैं, नाम हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हीरा और मोती जो हैं, झूरी काछी के दो बैल हैं। एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। ये हीरा और जो मोती हैं ये इस बात के प्रतीक हैं। बच्चों देखो, प्रतीक क्या होते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास के अंदर हो तो आपको वो भाषा या शब्दावली थोड़ी कम समझ बैठेगी जो बड़ी कक्षाओं में चलती है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूँ। प्रतीक का मतलब क्या होता है बच्चों, साहित्य के अंदर कुछ शब्द जो होते हैं किसी चीज़ के प्रतीक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम किसी से कहते हैं गधा है क्या तू, तो गधा जो शब्द है वो किसका प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। गधा जो शब्द है वो किसका प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि आज के युवाओं में आग नहीं है, तो आग जो शब्द है वो किसका प्रतीक है, जोश और जुनून का। किसका है, जोश और जुनून। कहते हैं भाई इतना ऊंट हो गया है तू, तो जो ऊंट शब्द है वो किसका प्रतीक है, लंबाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, लंबाई का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि कुछ शब्द होते हैं जो किसी ना किसी चीज के प्रतीक होते हैं। तो यहां पर ये जो दो बैल हैं, ये हीरा और मोती, ये भारतीय जो लोग थे, आजादी से पहले की बात हो रही है बच्चों, आजादी से पहले के जो भारतीय लोग हैं उनके प्रतीक हैं। ये भारतीय लोगों के क्या हैं, प्रतीक हैं कि वो स्वभाव से कैसे होते हैं,
हैं, बिल्कुल सीधे साधे और भोले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें झूरी काछी के ये जो दो बैल हैं, जब इनको एक दिन अपने ससुराल गया के पास में वहाँ पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ ये जो झूरी काछी का जो घर है ये तो एक तरह से स्वराज्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये स्वराज्य का प्रतीक है। और जब इन दो बैलों को कहाँ भेज दिया जाता है? गया के पास भेज दिया जाता है। तो गया का जो घर है, गया का जो घर है वह परतंत्रता का प्रतीक है। और जो झूरी काछी का घर है वह घर किसका प्रतीक है? वह स्वराज्य का प्रतीक है। इस कहानी को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिए कि जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी जिसमें जानवरों को, पशु पक्षियों को पात्र बनाकर कहानियां लिखी जाती थी, उसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी उस समय लिखी थी जब हमारा देश जो है गुलाम था और यहाँ अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था और अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने वाला कोई भी व्यक्ति होता था तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने भी उस समय भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहानियां लिखी। और यहाँ जो दो बैल हैं वो एक तरह से देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे और आज़ादी पाने के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं और उस संघर्ष में उन्हें कितनी तरह की यातनाएं देखने को मिलती है, वो सब चीज़ इन दो बैलों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जब झूरी काछी के घर में ये दोनों बैल रहते हैं तो दोनों के अंदर बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन जब एक दिन उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता है तो वहाँ पर उन्हें जो खाना दिया जाता है तो ये बैल जो है खाना भी नहीं खाते हैं, इनको मारा पीटा भी जाता है। लेकिन फिर भी ये जो दोनों बैल हैं किसी तरह भी उस गुलामी की जंजीरों को छोड़ करके और वो वहाँ से भाग करके और वापिस झूरी काछी के घर आ जाते हैं। बीच में वो कांजी हाउस में भी पहुँच जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कांजी हाउस क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इस कहानी का जो कथानक है या जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो इसमें मैंने कल भी बताई थी, ये जो लास्ट पैराग्राफ आया था इसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि ये जो कहानी है ये कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। यानी कि इस कहानी के अंदर किसानों के समाज का, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता जो है सहज में नहीं मिलती है, कि जो आज़ादी है वो सहज ही नहीं मिलती है, बल्कि आज़ादी के लिए तो क्या करना पड़ता है? हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है परिस्थितियों से, तब जाकर हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, उसके लिए तो बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो ये कथानक है कि ये कहानी जो है अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने जो पंचतंत्र हैं और हितोपदेश की जो कथा परंपरा है उसका भी इन्होंने इसके अंदर क्या किया है? उपयोग किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग पात्रों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, यहाँ इस कहानी को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ एक बार कथानक समझ में आ गया कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने की भावना से ओतप्रोत ये कहानी है और इसके अंदर ये जो शब्द हैं वो किसी ना किसी चीज के प्रतीक हैं। जब ये कहानी आरंभ होती है तो गधे शब्द को लेकर आरंभ होती है कि जो गधा होता है, जैसे ही गधा बोला जाता है तो वह मूर्खता का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ लेखक प्रेमचंद जी ने गधे को भी मूर्खता के रूप में उसको चित्रित नहीं किया है, बल्कि उसे संयमशील, संतोषी स्वभाव का और सीधा साधा भोले भाले जीव के रूप में उसे यहाँ चित्रित करने की कोशिश की गई है।
मानो वह एक ऋषि मुनि के समान बिल्कुल संयम से रहता है, सुख दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से सहन करता है। इस तरह उसे एक संयमशील प्राणी के रूप में यहाँ चित्रित किया है। तो इस कहानी के जितने भी तत्व हैं बच्चों, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले आप लोग इस स्टोरी को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अभी आप लोग सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि इसका जो कवि का, ये जो लेखक का परिचय था और जो पाठ परिचय था, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये कहानी जो है, ये जो परिचय जो है पूरी तरह अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग ये कहानी पढ़ने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप अपने साथ पेन या पेंसिल ज़रूर रखें और अपनी ये जो बुक है इसे निकाल लें, क्योंकि इसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे वो मैं आपको हैंड टू हैंड नोट कराता हुआ चलूँगा और इसे समझते हुए चलेंगे। जब ये कहानी फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उस समय हम लोग इस कहानी के जो 6 तत्व बताए मैंने आपको, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उन चीज़ों को यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। हालांकि मैंने अभी भी यहाँ लिख दिया इन चीज़ों को, लेकिन फिर हम लोग इसे दोबारा से अच्छे ढंग से लिखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने नोटबुक में जो मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय है वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं जो बोलूँगा उसे नोट करना है, फिलहाल नहीं नोट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, जानवरों में गधा जो होता है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी कि जानवरों के अंदर गधे को बिल्कुल बुद्धिहीन समझते हैं, कि जैसे इसमें कोई बुद्धि ही नहीं है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, परले दर्जे का मतलब बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे हम गधा कह देते हैं। यानी कि जब किसी आदमी को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं तो हम उसके क्या कह देते हैं, तो गधा है, वो ये तो क्या है, गधा है, ये तो कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद सहिष्णुता का मतलब होता है सुरक्षित सहनशीलता। सहिष्णुता शब्द जो है इसे आप लोग लिख लीजिए, सहनशीलता, ठीक है, ने उसे यह पदवी दे दी। अब ये कह रहा है कि यार जो गधा है वो सचमुच में ही बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन या उसके जो निरापद यानी कि सुरक्षित सहनशीलता है, उसे अपने सुरक्षित रहने के लिए जो सहनशीलता है उसने यह पदवी दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग भारतीय लोगों के बारे में बात करें कि भारतीय जो लोग हैं, ठीक है, उसे अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, जापान के अंदर किस तरह से उसे मूर्ख समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वभाव के कारण बहुत सीधा होता है, बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, छल कपट नहीं करता है किसी के कारण किसी से, ठीक है, धोखाधड़ी नहीं देता है, इसीलिए उसको क्या समझ लिया, मूर्ख समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जो गधा है वो क्या सचमुच में बेवकूफ़ है, या फिर उसके सीधेपन के कारण या उसकी सहनशीलता के कारण उसे यह पदवी दी गई है। ये निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई जो गाय है वो तो अनायासी बिना मतलब के ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कि जो ब्याई हुई गाय होती है वो तो बिना कारण ही एक सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, ध्यान रख लेना। किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना तो सुना है ना देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतुष्टि की छाया भी नहीं दिखाई देती है। वैशाख का जो महीना आता है उसमें चाहे एक आध बार गधा जो है कुल्लेल कर लेता है, खिल लेता है, हंस खेल लेता है, ठीक है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि गधा जो है बिल्कुल अपने सीधे स्वभाव के कारण, संयमशीलता के कारण से हमेशा एक भाव में बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो सहनशील है, चुपचाप सब चीज़ों को समझ रहा है। ये भारतीय लोगों के ऊपर ये ताने हैं, एक व्यंग है कि भारतीय लोगों जागो, तुमको गधा समझा जा रहा है, मूर्ख समझा जा रहा है कि ये लोग जो हैं इतने सहनशील हैं,
ठीक है ना, लेकिन तुम्हें मूर्ख समझा जा रहा है। तो ये एक तरह से गधे, कुत्ते, ठीक है, गाय, इन सब के माध्यम से ये भारतीय लोगों को उस समय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गुलाम मत रहो, ये देश को आज़ाद कराने का समय है और आज़ादी कराने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना जो सीधापन है या आपका जो भोलेपन का स्वभाव है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मूर्ख सचमुच में ही, जो गधा सचमुच में बेवकूफ़ है, या उसका कारण कोई और कुछ है, या उसका कारण उसका सीधापन है, या उसकी सहनशीलता है। ठीक है, तो कहता है कि भाई गाय जो है सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो बिना कारण ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुल्लेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब दुख, विषाद का मतलब क्या है बच्चों? दुख। उसके चेहरे पर दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा है। यानी कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी कि ऋषि मुनियों का जो स्वभाव होता है कि हर परिस्थिति में वो समभाव होते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, हर परिस्थिति के अंदर ऋषि मुनि एक भाव में रहते हैं। उसी तरह मानो जो गधा है वो भी उसी पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, पर आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कि अच्छे गुण हैं, भाई व्यक्ति को संयमशील होना चाहिए, सीधे साधे स्वभाव का होना चाहिए, लेकिन भोले भाले सीधे साधे लोगों का जमाना नहीं है। भोले भाले सीधे साधे लोगों को समाज और देश के लोग मूर्ख ही समझते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति को सीधा नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा उसे भोले स्वभाव का नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग उसे क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेमचंद जी यहाँ पर। अनादर नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए ना क्या कह रहे हैं, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग जो रहते थे उन पर तरह तरह की भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी। उन्हें फर्स्ट क्लास के रिजर्वेशन में यात्राएं नहीं करनी दी थी। आपने गांधी जी के बारे में सुन रखा है कि जब वो फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन टिकट लेकर के जब यात्रा कर रहे थे तो उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसने घुसने नहीं दिया जाता है? बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चुपचाप सहन कर लेते हैं, फिर भी बदनाम है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीयों कि अफ्रीका में जो दुर्दशा हो रही है या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारतीय लोगों का सीधा साधा सरल स्वभाव होने के कारण से, और वे भविष्य के लिए या बुरे समय के लिए पैसों को बचाते हैं, पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो अमेरिका के अंदर क्या समझा जाता है? मूर्ख ही समझा जाता है। ठीक है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। वो जीवन को, यानी कि अमेरिका में अफ्रीका में जो अंग्रेज हैं वो भोग विलास का जीवन जीते हैं, वो अपने जीवन को या लाइफ स्टाइल को बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन भारतीय लोगों के जीवन स्तर को वो समझते हैं ये नीचा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसों को जोड़ कर रखते हैं, पैसा खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात आ रही है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अगर भारतीय लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है,
एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है कि भारतीय लोगों को तो असभ्य माना गया और जो जापान के लोग हैं उन्हें सभ्य माना गया। कारण क्या है कि जापान के लोगों ने क्या करा था, लड़ाई की थी, अपने ऊपर आक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनके ऊपर जो भी अत्याचार किया गया, उन्हें जो भी यातनाएं दी गई, जो भी उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करी गई, भारतीय लोग चुपचाप उस चीज़ को सहन करते रहे और उसका जवाब नहीं दिया। यही कारण है कि भारतीय लोगों को क्या समझा जाने लगा, असभ्य समझा जाने लगा, और जो जापान के लोग हैं उनको क्या समझा जाने लगा, सभ्य समझा जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है भाई, आगे क्या कहता है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, उससे कम ही मूर्ख है, और वह है बैल। जो बैल है उसे गधे का छोटा भाई कहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लें भाई गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, बैल को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बैल के अंदर भी सीधापन होता है, सरल स्वभाव होता है, लेकिन गधे से थोड़ा कम होता है, गधे से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का मतलब है कि गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है वही बड़ा होकर के क्या बन जाता है, बैल बन जाता है। तो उस बछिया का ताऊ, ठीक है, यानी कि मूर्खता, मूर्ख के लिए कहते हैं कि ये भी निरा ही मूर्ख है, पागल है, तो ये मुहावरा है। बच्चा के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब जो बैल है वो गधे की तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि गधा तो जीवन भर चुपचाप सब चीज़ों को सहन करता हुआ चलता है, लेकिन जो बैल है वो गधे की तरह नहीं है। कई बार हमने ऐसे अड़ियल बैल देखे हैं, कई बार ऐसे बैल भी देखे हैं जो सींग मारते हैं। ठीक है, तो जो बैल है वह गधे की तरह मूर्ख नहीं है, बल्कि उससे कम मूर्ख है, उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने गधे और बैल के माध्यम से ये भारतीय लोगों की दुर्दशा बता दी कि भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्रता के लिए दिनों दिन संघर्ष कर रहे थे, तरह तरह की यातनाएं सहन कर रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो जेल में भी गए थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल गधे बने हुए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई यातनाओं को चुपचाप सहन करते जा रहे थे, अपना सीधापन, भोलेपन को वो छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे लोगों को ही यहाँ गधे का प्रतीक बताया है, और ऐसे लोग जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो लड़ना चाह रहे थे उनके लिए, उनको यहाँ बैल की पदवी दी है। तो यहाँ जो दो बैल हैं, हीरा और मोती, जो अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं लोगों के क्या है, ये प्रतीक हैं ये दोनों बैल। तो यहाँ से देखिए कहानी शुरू हो रही है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के। पछाई जाति मतलब पछिया जाति, एक बैलों के अंदर नस्ल होती है, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे, पछिया जाति के थे, देखने में सुंदर। ये इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती है, हीरा और मोती कौन सी जाति के बैल थे और उनकी क्या विशेषताएं बताइए। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, काम में बढ़िया थे, चौकस मतलब बढ़िया एकदम, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, शरीर में ऊंचे थे, हाइट ऊंची थी बैलों की। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, यानी कि दोनों बैल बहुत दिनों से साथ साथ रहते थे और इन दोनों के अंदर अत्यधिक घनिष्ठता, मित्रता या भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मौन भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी कि दोनों ही आपस में बैठे बैठे जो हैं एक दूसरे से मौन होकर के, चुपचाप होकर के दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, बातें करते थे, विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ
जाता था हम नहीं कह सकते। यानी कि वे दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यह लाइन का मतलब यह है कि मनुष्य जो है सभी प्राणियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन मनुष्य के अंदर शायद ही उस गुण की या उस शक्ति की कमी है जो उन बैलों के अंदर थी। वे मौन थे, मूक थे, बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने मन के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, उनका विनिमय करते थे। तो जरूर उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति निश्चित थी जो मनुष्यों के अंदर वो शक्ति नहीं थी। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई करने के तरीके से नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल आनंद के भाव से वे कई बार आपस में सींग भी मिला लेते थे, लड़ लेते थे। ठीक है। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। भाई जैसे ही दो मित्रों के अंदर अत्यधिक घनिष्ठता हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो आपस में एक दूसरे से कहासुनी करते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन वो प्यार प्रेम में होता है, कभी भी द्वेष भाव से नहीं होता है। इसी तरह जब दोनों बैल जो हैं आपस में एक साथ रहते थे, दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता हो गई, कभी कभी आपस में एक दूसरे से सींग मिला लेते, लड़ लेते थे, लेकिन लड़ाई के पर्पस से नहीं होता था, केवल विनोद के भाव से, खेल के भाव से वह ऐसा करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अगर ऐसा ना हो, बीच बीच में हल्के से घुले नहीं, लड़े नहीं, तो दोस्ती कुछ फीकी सी लगती है। इसलिए बीच बीच में ऐसा टकराव हो जाता है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। मतलब इतनी मित्रता रहती थी कि जब इनको गाड़ी पर जोत दिया जाता था तो दोनों की ये भावना रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरे कंधे पर रहे, इसलिए इस तरह से वो कोशिश करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के समय दोनों को खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद क्या होती है कि जानवरों को खाना डालते हैं उसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लाश भी बोलते हैं, खल्लास भी बोलते हैं, खल भी बोलते हैं, यानी कि उसकी कुट्टी करने का जो स्थान होता है। ठीक है। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार क्या करा, उन्होंने गोई को ससुराल भेज दिया, यानी कि जो झूरी के बैल थे उनको ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे थे। बैलों ने ये समझा मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उन बैलों की जोड़ी को जब वो दोनों गांव ले गए थे, ठीक है ना, झूरी के साले का नाम क्या है, गया। झूरी जो है इसके साले का नाम है गया। ठीक है ना। तो इसके घर पर जब बैलों को भेजा गया तो पीछे दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता, पैर पकड़कर या उसका जो नकेल बांधकर उसको रहता था उसको खींचकर पीछे खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं करी।
तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। यानी कि हम जब आपके घर रहते थे तो बिल्कुल आज़ाद रहते थे, तुम जो देते थे खा लेते थे, लेकिन हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया जो हमें मारता है, पीटता है, ऐसा तुमने क्यों किया। हम तो पूरी मेहनत से, शिद्दत से तुम्हारी सेवा कर रहे थे, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई। अगर हमसे और काम लेना चाहते थे तो और काम कराते, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो बोलते तो वह झूरी से यही सवाल पूछते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। यानी कि अपना घर जो था, यानी कि जिस घर में ये झूरी काछी के घर रहते थे, बिल्कुल आज़ाद थे, अपने देश में बिल्कुल आज़ाद थे, स्वतंत्र रहते थे। लेकिन जैसे अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमारे भारतीय लोगों पर हुकूमत करना आरंभ कर दिया, ये नए लोग कहाँ से हमारे मालिक बन गए। भाई हमारा जो पुराने मालिक थे, हमारे राजा महाराजा, हमारा स्वराज्य था, हमारा अपना देश था, हमें तो वही अच्छा लगता था। ये नए लोग कहाँ से आ गए, अंग्रेज़ कहाँ से आ गए हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये उन्हीं के रूप में बता रहा है बच्चों। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी आंखों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। यानी कि जब गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, रात हो गई, तो दोनों ने जोर लगाकर जो उनके रस्सी बांधी हुई थी उसे खूंटे से तुड़ा लिया और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। यानी कि यूँ धक्का दे रहे और एक जोर लगा कर, और वो रस्सियां क्या हो गई बच्चों, टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि जो नांद होती है जहाँ चरते हैं वहाँ पर वो खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, वो जो रस्सी है वो आधी आधी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में एक विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, एक विद्रोह से युक्त एक प्रेम उनकी आंखों में झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने, बच्चों की जो सभा थी, उन्होंने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर मतलब आटे के अंदर जो बूर निकलता है उसको चोकर बोलते हैं, और कोई भूसी। ये सब चीज़ जो है कोई ना कोई बालक अपने घर से लेकर आया उन बैलों का स्वागत करने के लिए। मतलब अपनी गुलामी, अपनी परतंत्रता को तोड़ करके और वापस अपने घर आ गए, अपने घर जहां वो आज़ादी से रहते थे उस जगह वो वापस आ गए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं ये तो। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, ईर्ष्या करने लगी, बोली कैसे नमक हराम हैं बैल, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते?
अगर खाना ही ना खिलाया होगा तो वहाँ पर क्या करते? ये बात झूरी को सहन नहीं हुई, यानी कि पत्नी ने उन बैलों को जब नमक हराम बोला कि ये तो नमक हराम है, कहने का मतलब है कि ये तो किसी काम के ही नहीं है, निकम्मे हैं। ठीक है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, क्यों चिढ़ रही है वो? क्योंकि जो गया है वो झूरी की जो स्त्री है उसका भाई है, और कोई भी अपनी भाई की बुराइयों को सहन नहीं कर सकती। ठीक है ना। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अरे चारा डालता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब मजदूरों को कह दिया गया, कड़ा उपदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ठीक है। अब बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कि इस तरह से वह बैल जो हैं वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जो झूरी काछी है उनकी स्त्री जो है उन्हें केवल सूखा चारा खिलाती है, लेकिन बैल जो हैं उसे नहीं खा पाते हैं। तो इस तरह ये कहानी जो है बच्चों, यहाँ हम लोगों ने इसका पहला दृश्य पढ़ा है। इसको याद रखेंगे कि गधा किसका प्रतीक है, बैल किसका प्रतीक है, और ये कहानी जो है ये हमें क्या समझाना चाह रही है, इसे आप लोग अपने मन में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्योंकि देखिए अभी 9th क्लास में आए हो, लेकिन अभी से आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई कहानी होती है तो वो कहानी में जो लिखा होता है वो घटनाएं एक तरफ होती हैं, लेकिन उन घटनाओं के माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की जा रही है उसे हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ झूरी काछी के जो दो बैल हैं ये भारतीय लोगों के स्वभाव और उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही जब गया के घर से वो बैल जो है उस परतंत्रता, उस गुलामी को छोड़कर कितना संघर्ष करके वो रात में भाग आते हैं और वापस अपने आज़ादी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो है देश की आज़ादी से जुड़ी हुई है बच्चों। अभी हम लोग इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगली क्लास के अंदर हम इस कहानी के आगे की बातों को, आगे के घटनाक्रम को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।